हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं हम, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत श्रेणी को, हिमालय पर्वतमाला को, हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला को। तो हिमालय नाम बोलते ही जो हमारे माइंड में आता है, उसको आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय से अलग माना जाता है, ठीक है। इसको हिमालय में नहीं गिना जाता है। तो हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है, वो तीन भागों में किया गया है। हिमालय का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है, ठीक। ट्रांस हिमालय अलग है। जो मेन हिमालय है, ये मुख्य हिमालय है। मेन हिमालय, मुख्य हिमालय को तीन भागों में बांटा गया: ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। पूर्वांचल हिमालय अलग है, ये अलग पार्ट है। ट्रांस हिमालय अलग पार्ट है और मुख्य हिमालय अलग है, जिसको आगे जाकर के तीन भागों में बांटा गया है। तो आज के इस सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रेट हिमालय की। किसको पढ़ेंगे? ग्रेट हिमालय को। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिडिल हिमालय के बारे में देखेंगे, फिर शिवालिक के बारे में। तो ऐसे एक एक पोर्शन को एक एक वीडियो में समझते हुए चलेंगे, ताकि हम अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रेट हिमालय के। ग्रेट हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ है? ओलिगोसीन काल में। ट्रांस हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ था? इयोसीन काल में, ठीक। निर्माण कैसे होता है ग्रेट हिमालय का निर्माण? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टक्कर की, तो ये जो टेथीस सागर के अवसाद है, इनका वलन हुआ, और इन्हीं वलन के कारण ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है। तो टेथीस सागर या टेथीस भूसन्नति के अवसादों के वलन के कारण ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है। जैसा कि हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था, ठीक वैसे ही ग्रेट हिमालय का निर्माण भी हुआ है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ हम पहले समझ चुके हैं। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो फिर इरिटेशन होता है। ग्रेट हिमालय के विस्तार की अगर बात की जाए, तो सिंधु गोर से लेकर के ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक ये पाया जाता है। यहाँ पर सिंधु नदी है, इस प्रकार से प्रवाहित होती है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो पाकिस्तान में ये जब यहाँ पर मुड़ती है, तो एक गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसको गोर्ज बोलते हैं। गोर्ज क्या होता है? एक प्रकार की गहरी घाटी होती है, ठीक। ऐसे ही इधर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसको ब्रह्मपुत्र गोर्ज बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो पाई जाती है, इसी को हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। अगर इसको सीधे देखेंगे, ए, सिंधु नदी के जो गोर्ज है, इससे और ब्रह्मपुत्र गोर्ज के बीच में सीधा आप फीता डालेंगे, तो इसकी लंबाई निकल करके आएगी 2400 किलोमीटर। लेकिन जब ऐसे कर्व के रूप में इसको मापा जाएगा, तो इसकी लंबाई निकल करके आएगी 2500 किलोमीटर। तो दोनों लंबाई आपको ध्यान में रखनी है, 2400 और 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हिमालय शब्द बोलते ही जो हमारे माइंड में आता है, उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। उसको भी तीन पर्वत श्रेणियों में, तीन पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है: ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक। तो हिमालय की सबसे ऊंची क्या है? पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर 6100 मीटर है, यहाँ पर 25 किलोमीटर है। तो मात्रक जो है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रेट हिमालय की अन्य विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, क्योंकि ग्रेट हिमालय बहुत ही ऊंचा है, ठीक है। तो ऊपर ये क्या है? बर्फ से घिरा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, तो इसलिए इसको हिमाद्री बोला जाता है। आंतरिक हिमालय इसको कहा जाता है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन आपको होगा। कैसे होगा वो हमें अभी बता देता हूँ। कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हो, ट्रांस हिमालय हो। तो मध्य हिमालय का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा, या आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मध्य हिमालय इसका मतलब बीच में है। बीच में है तो आंतरिक हिमालय यही होगा। तो नहीं, आंतरिक हिमालय कौन सा है? ग्रेट हिमालय है। कैसे है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। भारतीय क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर ऊपर ट्रांस हिमालय है, जिसकी तीन पर्वत जो श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी ऊपर की तरफ पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर ग्रेट हिमालय, इसके नीचे मिड हिमालय, फिर शिवालिक। तो नीचे की तरफ दो पर्वत श्रेणी, ऊपर की तरफ तीन, इनके बीच में क्या है? ग्रेट हिमालय है। तो ये बीच में ये है, तो इसलिए इसको आंतरिक हिमालय बोला जाता है।
क्या बोला गया? आंतरिक हिमालय। ग्रेट हिमालय दुनिया की सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे सतत पर्वत श्रृंखला है। सतत पर्वत श्रृंखला का मतलब एक पर्वत से दूसरा पर्वत इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही वजह है कि ग्रेट हिमालय में दर्रे बहुत कम पाए जाते हैं। दर्रे बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि ये आंतरिक हिमालय है। ये अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो इसमें वर्षा भी कम होती है। मानसून के कारण भारत में जो वर्षा होती है वो ग्रेट हिमालय तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो अपेक्षाकृत वर्षा बहुत कम होती है। टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए भी वर्षा कम होती है यहाँ पर। वर्षा कम होती है इसका मतलब यहाँ पर अपरदन की क्रिया भी कम होती है, लैंड स्लाइडिंग कम होती है। ठीक है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में जब आप लैंड स्लाइडिंग की न्यूज़ पढ़ते हैं तो बेसिकली वो मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय इनमें होती है। ग्रेट हिमालय में बहुत कम होती है। तो वर्षा कम है तो वन भी कम होंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो वनों का क्षेत्रफल यहाँ पर कम पाया जाता है। ठीक, यहाँ की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय हैं। ठीक है, रूपांतरी चट्टानें हैं, रूपांतरी चट्टानों को ही परिवर्तित चट्टानें कहा जाता है। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? आग्नेय चट्टान है, रूपांतरी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, तो इन चट्टानों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और विश्व के भूगोल में हम चट्टान जो रॉक हैं उनको हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, और पूरे विश्व में देखेंगे, भारत में भी देखेंगे कि कौन सी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, उनमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चट्टानों के बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इनमें क्रिस्टलीय चट्टानें पाई जाती हैं। क्रिस्टलीय चट्टानें क्या होती हैं? ऐसी चट्टानें जिनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे। तो ये क्या है? क्रिस्टलीय चट्टानें हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। इनमें ग्रेनाइट, सिस्ट, नाइस, नाइस को नीस भी कहते हैं, तो इनकी अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। ये क्या है? एक प्रकार के खनिज है। यमुनोत्री, गंगोत्री, पिंडर, मिलाम हिमनद यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हिमनद को हम आगे समझेंगे, पूरा देखेंगे, लोकेशन देखेंगे मैप में कि कौन सा हिमनद कहाँ पर पाया जाता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ग्रेट हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं। ठीक, तो चोटियाँ बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चोटियों का ऑर्डर भी पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्डर भी कई बार चोटी के पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पश्चिम से। सबसे पश्चिम में ग्रेट हिमालय में जो चोटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। कहाँ पर पाई जाती है? ये पीओके में है, पाकिस्तान में। ठीक है, पीओके वाले क्षेत्र में है नंगा पर्वत। जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी चोटियाँ हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड में आएंगे तो 2 चोटियाँ हैं, एक है कामेट पर्वत, एक है नंदा देवी। तो नंदा देवी और कामेट पर्वत है कहाँ पर? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंदा देवी पर्वत निम्नलिखित में से कौन से राज्य में? तो उत्तराखंड में। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कामेट पर्वत निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो ग्रेट हिमालय में है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी में? ग्रेट हिमालय में, नंदा देवी। ठीक है, फिर आगे जाएंगे आप, नेपाल में घुसेंगे तो नेपाल में एक इम्पोर्टेंट पर्वत है जिसका नाम है धौलागिरी पर्वत। तो धौलागिरी पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। उसके आप पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर अन्नपूर्णा पर्वत है, तो ये भी नेपाल में है। फिर माउंट एवरेस्ट है, ये भी कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। ठीक, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट से आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है मकालू पर्वत है। ठीक, मकालू पर्वत से आप और पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है कंचनजंगा पर्वत, जो कि सिक्किम में है, यानी कि भारत में है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। तो अब देखिए यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। या ऐसे बन सकता है कि पूरे हिमालय की, या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बने कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फिर आंसर आएगा कंचनजंगा, क्योंकि ये सिक्किम में है। और ये कहाँ पर थी? पीओके में थी। ये भारत में नहीं थी, ये पीओके में थी, और ये भारत में है।
तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, सिक्किम में 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी इसको कहा जाता है। तो ये जो पर्वत चोटियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनका ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है पश्चिम से पूर्व की तरफ। जैसे कामेट है, कामेट के बाद में नंदा देवी है, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा पर्वत, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। तो इनका ऑर्डर कई बार पूछा जाता है। ठीक। फिर लास्ट में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक और पर्वत चोटी है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रेट हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक पाया जाता है। और यहीं पर है, इसी के पास में सिंधु का गोर्ज, और नामचा बरवा पर्वत के पास में है ब्रह्मपुत्र गोर्ज। ठीक, दोनों गोर्ज इन दोनों चोटी के पास में अवस्थित है। तो ग्रेट हिमालय की प्रमुख चोटियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, सारी चोटियाँ याद रखनी है जो यहाँ पर लिखी गई है। इनके अलावा भी बहुत सारी चोटियाँ हैं जिनको हमने नहीं लिखा क्योंकि वो याद नहीं करनी थी। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में। ग्रेट हिमालय में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, 4 इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ग्रेट हिमालय में पूरा बर्फ से ढका हुआ है तो ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। लेकिन 4 इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एक है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, नाम से ही पता चल जाएगा। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पिंडर हिमनद, जहाँ से पिंडर नदी निकलती है, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मिलाम हिमनद, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है। क्योंकि ये जो 3 हिमनद हैं इनके नाम से नदियाँ निकलती हैं, इसलिए इनको उन नदियों के नाम पर इनका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली नदियों से नहीं बनते हैं, लेकिन मिलाम हिमनद से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिमनद का नाम अलग है, नदी का नाम अलग है। तो मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है। तो यहाँ से नदियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि शारदा नदी कौन से हिमनद से निकलती है, कहाँ से निकलती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा, यहाँ पर ये देखेंगे, ये हमारा पूरा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में इधर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर यमुनोत्री हिमनद है सबसे पश्चिम में, उसके बाद गंगोत्री हिमनद है। फिर आप पूर्व की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं कामेट पर्वत। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कामेट पर्वत कौन सी पर्वत श्रेणी में? ग्रेट हिमालय में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। फिर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर है पिंडर हिमनद। पिंडर हिमनद के पूर्व में आएंगे तो नंदा देवी पर्वत है। तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में। फिर नंदा देवी पर्वत के पूर्व की साइड में आएंगे तो मिलाम हिमनद है। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर है वो भी आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम से पूर्व की तरफ का जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे। ग्रेट हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे। तो ग्रेट हिमालय में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं और सभी को एक एक करते हुए समझते हैं चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पश्चिम में, यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बुर्जिल दर्रा या बुर्जिल्ला। ला मतलब दर्रा ही होता है, या तो इसको बुर्जिल्ला बोल दे या फिर बुर्जिल दर्रा बोल दे। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक, ये ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। किससे किसको जोड़ेगा? तो कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई प्रांत से जोड़ता है, देवसाई मैदान से जोड़ता है। अब कश्मीर घाटी से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है लद्दाख का देवसाई प्रांत। तो लद्दाख के देवसाई प्रांत तक जाने के लिए आपको बुर्जिल दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा दर्रा आप यहाँ पर आएंगे हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिपकिला। इसके लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिपकिला ग्रेट हिमालय में पाया जाता है, क्योंकि हम ग्रेट हिमालय पढ़ रहे हैं इसलिए ग्रेट हिमालय में पाया जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये मास्टर बार बार ग्रेट हिमालय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रेट हिमालय ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मिड हिमालय और शिवालिक पढ़ लेंगे अपन, तब आपसे पूछा जाएगा कि सिपकिला दर्रा कौन से हिमालय या हिमालय की पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, तब आप वहाँ पर भूल जाएंगे कि ग्रेट हिमालय में पाया जाता है या मिड हिमालय में। ठीक है, तो सिपकिला ग्रेट हिमालय में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और सिपकिला के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इस दर्रे से इस प्रकार से एक नदी आकर के भारत में प्रवेश करती है, उसको हम बोलते हैं सतलज नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी कौन से राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है।
ठीक है, घुमा फिरा करके कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। हिमालय के बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यहाँ पर दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं माना दर्रा। ठीक है, फिर एक और दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नीति दर्रा। फिर एक और दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिपुलेख दर्रा। तो माना, नीति और लिपुलेख दर्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और सारे ही क्या है, ग्रेट हिमालय में, सभी तीनों क्या है, उत्तराखंड में है। ठीक, माना दर्रा को आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर एक गांव है जिसको माना गांव बोलते हैं। माना गांव में ही ये दर्रा पाया जाता है और ये भारत का पहला घोषित गांव है। इसको भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 2022 में इसको भारत का पहला गांव घोषित किया गया था। ठीक, नीति दर्रा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम कैलाश जाते हैं तो नीति दर्रा से होकर के हम जा सकते हैं। हालांकि कैलाश जाने के और भी रास्ते, लेकिन नीति दर्रा भी एक रास्ता है। नीति दर्रे से भी आप कैलाश जा सकते हैं। लिपुलेख दर्रा के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि कैलाश और मानसरोवर जाने का फेमस रास्ता यहीं से होकर के जाता है, लिपुलेख दर्रे से। ठीक, क्योंकि जो दक्षिण से जो लोग आते हैं भारत में, या उत्तर भारत के जो लोग हैं, उनके पास में जब ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो लिपुलेख दर्रा पहले आता है, तो यहीं से होकर के वो मानसरोवर की तरफ चले जाते हैं, कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा एक जो रास्ता है वो इम्पोर्टेंट रास्ता है कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए। आगे हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय में ही और दर्रे। सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं जो कि ग्रेट हिमालय में ही है। एक है यहाँ पर दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नाथुला, नाथुला दर्रा। यहाँ पर नीचे की तरफ एक और दर्रा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जेलेपला। दोनों ही दर्रे कहाँ पर हैं? सिक्किम में है। दोनों ही ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं, दोनों ही सिक्किम में है। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है या सिक्किम को चाइना से जोड़ता है। तो भारत एवं चीन को जोड़ने वाला सिल्क रूट यहीं से गुजरता है। भारत और चाइना को जोड़ने वाला सिल्क रूट कहाँ से गुजरता है? नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है। जेलेपला की बात करें तो भारत को तिब्बत से जोड़ता है जेलेपला। जेलेपला भारत को तिब्बत से जोड़ता है और नाथुला भी भारत को चाइना या तिब्बत से जोड़ता है, लेकिन नाथुला दर्रा से सिल्क रूट गुजरता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से ग्रेट हिमालय है और ग्रेट हिमालय में 3 दर्रे हैं। यहाँ पर है बोमडीला दर्रा, फिर यहाँ पर है यांगयाप दर्रा, फिर यहाँ पर है दीफू पास है। 3 दर्रे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। बोमडीला दर्रा की बात कर लेते हैं। ग्रेट हिमालय में है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। त्वांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? त्वांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बोमडीला। ठीक है, यहाँ पर बीच में यांगयाप दर्रा। अगर पूछा जाए कि यांगयाप दर्रा कहाँ पर पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन से हिमालय में? ग्रेट हिमालय में। निर्माण कैसे हुआ यांगयाप दर्रे का? ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश की तो ब्रह्मपुत्र नदी ने ग्रेट हिमालय को काट दिया और यहाँ पर गहरे गोर्ज का निर्माण किया। तो ये जो गोर्ज का निर्माण हुआ तो यहाँ पर जो खाई बनी उसी को हम बोलते हैं यांगयाप दर्रा। ठीक है, तो निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ और इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी क्या कर गई? भारत में प्रवेश कर गई। और यहाँ पर तीसरा अरुणाचल प्रदेश में तीसरा इंपॉर्टेंट जो दर्रा है वो है दीफू पास से। दीफू पास अरुणाचल प्रदेश में ही है, ग्रेट हिमालय में है और इसके बाद में जो ग्रेट हिमालय है वो पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, ग्रेट ये जो दीफू पास है ये भारत, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे अवस्थित है। तो इधर ऊपर की तरफ दीपू पास ये है, ऊपर की तरफ चाइना है, इधर पूर्व की तरफ म्यांमार है और ये हमारा इंडिया है। तो तीनों देश के ट्रांजैक्शन पर कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो दीफू पास। तो देखिए इस वीडियो में हमने ग्रेट हिमालय के बारे में समझा, पूरी जानकारी हमने ले ली। ठीक है, जो ग्लेशियर थे वो हमने पढ़ लिए हैं, प्रमुख चोटियाँ देख ली हैं और जो दर्रे थे, जो पासेज थे वो हमने यहाँ पर पूरे कवर कर लिए हैं। तो ग्रेट हिमालय में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट जो हिमालय है वो एक सतत पर्वत श्रृंखला है, फिर भी इसको काट करके दर्रे बनाए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, नदियों द्वारा, प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा। तो ये दर्रे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये भारत को अन्य क्षेत्रों से जोड़ते हैं। ठीक है। तो ग्रेट हिमालय के जो सारे दर्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इस चीज़ को। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अगले सेशन में हम मिड हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे।